अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। जब मैं मकतूल के भाई से पूछगछ कर रहा था तो मुझको अचानक मकतूल के ससुराल के गांव का ख्याल आया, जहां मकतूल को रोका गया था और उसको मेरे ख्याल के मुताबिक थोड़ी से उतारा गया। वो जगह मकतूल के ससुराल के गांव से बमुश्किल 1 मील या पौन मील दूर थी। मेरे दिमाग में वो 2 खुरे आ गए जो जाय वकुआ से जाते हुए मैंने देखे थे। उनका रुख उसी गांव की तरफ था। मेरा ये शक पुख्ता हो गया कि मकतूल को रोकने वाले उसके साले थे और हो सकता है कि उसका बड़ा बेटा भी उनके साथ हो। मकतूल की पहली बीवी मकतूल से पिटाई कराकर गई थी। उसने और उसकी औलाद ने गांव जाकर बढ़ चढ़कर सुनाया होगा कि ये लड़ाई इतनी सख्त थी, मकतूल के ससुराल में ये दुश्मनी पहले से ही मौजूद थी कि मकतूल ने दूसरी शादी कर ली थी। चौधरी साहब, मैंने मकतूल के बड़े भाई से पूछा, क्या आपको ये ख्याल आता है कि आपके भाई के कातिल उसके साले हैं? बिल्कुल आता है जनाब, उसने जवाब दिया। उनको पता लग गया होगा कि इसाक फलां जगह शादी पर गया है। उन्होंने उसको आते देख लिया होगा और छुपकर रास्ते में बैठ गए और उसको रोककर मार डाला होगा। खोजी खुरे देखकर आ गया था। मैंने खुरों की बाबत जो राय कायम की थी वही राय खोजी की थी। उसने यकीन के साथ कहा कि 2 खुरे उसी गांव की तरफ जाते हैं। मुश्किल ये पैदा हो गई थी कि आगे जाकर खुरे देखना बहुत मुश्किल हो गया था। बहरहाल मैंने यही समझा कि खुरे गांव तक गए हैं और ये खुरे मकतूल के सालों के हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई और लाश भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वही थी जो मैं पहले बता चुका हूँ। मकतूल की मौत गला रस्सी घूंटने से हुई थी। मैं डॉक्टरों की ज़बान से नावाकिफ़ हूँ। डॉक्टर ने अपने इल्म के मुताबिक साबित किया था कि जिस्म पर बाकी जो ज़ख्म हैं वो उस वक्त आए थे जब मकतूल के जिस्म में खून की गर्दिश रुक चुकी थी। अब मकतूल के बड़े बेटे असगर शाह और उसके दोनों बड़े सालों को शामिल तफ्तीश करना ज़रूरी हो गया था। एक तरीका ये था कि उनको अपने पास बुला लेता, लेकिन मैंने ज़्यादा दहशतनाक तरीका इख्तियार करने का इरादा किया। ये था छापा, यानी उनके गांव जाकर उनके घर पर छापा मारना। छापे का वक्त नहायत मुनासिब था। मुझको आज तक याद है कि रात के 11 बज चुके थे। देहात के थके हुए लोग सूरज डूबने के फ़ौरन बाद सो जाया करते थे और 11 बजे तो उनको होश ही नहीं होती थी। उस वक्त का छापा ज़्यादा अच्छा होता था। मैंने हेड कांस्टेबल मुर्शिद को अंदर बुलाकर कहा कि फला गांव मकतूल के ससुराल के घर छापा मारने जाना है। वो लोग तो यहाँ मातम पर आए हुए होंगे, हेड कांस्टेबल ने कहा। शायद ना आए हों, मैंने कहा। उनकी नाराज़गी भी तो है। क्या आप अपने लोगों के दस्तूर को नहीं मानते? हेड कांस्टेबल ने कहा। नाराज़गी कितनी ही गहरी क्यों ना हो, नाराज़ रिश्तेदार मातम पर ज़रूर जाते हैं और जनाजा पढ़कर अपने घरों को चले जाते हैं। पता करवाया तो हेड कांस्टेबल की बात सही निकली। मकतूल की बीवी, उसके दोनों बेटे और बेटी, बीवी के तीनों भाई और उनकी माँ वगैरह यानी सब आ गए थे। उनको इतला भेजी गई थी। मैंने मकतूल के तीनों सालों और उसके बड़े बेटे को बुलाकर बाहर बिठाया। कुछ देर बाद मैंने मकतूल के तीनों सालों और उसके बेटे असगर को अंदर बुलाया और उनके जूते देखे। जाय वकुआ पर जो खुरे थे वो शहरी शूज़ के थे। असगर ने शूज़ पहने हुए थे और उसके तीनों मामू देसी जूतियाँ पहने हुए थे। मुझे असगर का पाँव छोटा लगता था। मैंने इनको बाहर भेज दिया, उनके साथ कोई बात न की। मेरे जहन में एक और चीज़ अटक गई थी। असगर 20-21 साल का खूबरू नौजवान था। मैं ये भी आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उन वक्तों में मर्द की खूबसूरती का मयार कुछ और होता था और आजकल कुछ और है। आजकल नौजवान मर्द अपने आप में ज़नाना खूबसूरती पैदा करने की कोशिश करते हैं। उन वक्तों में चेहरे के नक्श देखकर यह भी देखा जाता था कि चेहरे पर मर्दाना वक़ार है या नहीं। फिर देखते थे कि कद कितना ऊंचा है और जिस्म के पट्टे बने हुए हैं या नहीं और जिस्म में ताकत कितनी है। इस मयार के मुताबिक असगर में मर्दाना कशिश थी। इसको देखकर मुझको ख्याल आया कि उसके बाप की दूसरी बीवी इसकी हम उम्र है। मुझको शक होने लगा कि दूसरी बीवी ने असगर के साथ खुफिया ताल्लुक पैदा कर लिया होगा। बाप को वो अपनी माँ की वजह से वैसे ही अच्छा नहीं समझता था। अब उस लड़की ने घर में आकर बाप बेटे को एक दूसरे का पक्का दुश्मन बना दिया होगा और कत्ल की ये वजह भी हो सकती है। मैंने इरादा किया कि पहले मकतूल के घर के अंदर के हालात और अफराद के चाल चलन वगैरह की बाबत मालूम कर लूँ। ये काम किसी भी थानेदार के वास्ते मुश्किल नहीं होता। मैंने नंबरदार को बुलाया और उससे अपनी ज़रूरत की बातें पूछी। उसने शुरू में वही बातें बताईं जो मकतूल का बड़ा भाई बता चुका था।
तुम जानते हो मैं क्या मालूम करना चाहता हूँ? मेरे नंबरदार को कहा। अंदर की बातें बताओ, तुम क्या समझते हो, कातिल कौन है? मैंने रेशमी रुमाल उसके आगे फैलाकर पूछा। बता सकते हो ये रुमाल किसका है? नहीं हुजूर, नंबरदार ने कहा, इस शहर में ऐसा रुमाल एक ही तो नहीं, कई लड़कों के पास होगा। मैं दूसरी बातें बताता हूँ जो मुझको मालूम है, और जो मालूम नहीं वो मालूम कर लूँगा। चौधरी इसाक रंगीन मिजाज तो ज़रूर था, लेकिन किसी की बहू बेटी पर बुरी नज़र रखने वाला नहीं था। उसने कभी ऐसी वैसी झक नहीं मारी थी। ये सही है कि पहली बीवी को वो पसंद नहीं करता था। दूसरी बीवी कैसी लड़की है? ठीक लड़की है, उसने जवाब दिया। सुना था एक लड़के के साथ उसका प्यार मोहब्बत था, और यह भी सुना था कि लड़की की शादी उसी लड़के के साथ हो जाएगी। लड़की के भाई का बड़ा गहरा दोस्त है, 23-24 साल उम्र का है। कैसा है? मजबूत दिल गुर्दे वाला है, नंबरदार ने जवाब दिया। सुना तो यह भी है कि लड़की की शादी इसाक के साथ हो गई तो भी यह लड़का लड़की के साथ मिलता मिलाता है। मैंने इस शक को भी अपने सामने रखा हुआ था कि लड़की की दोस्ती या मोहब्बत किसी नौजवान के साथ होगी और इस नौजवान ने इसाक को रास्ते से हटा दिया होगा। लेकिन शादी हुए 1 साल गुजर गया था। बहरहाल मैंने इस शक को जहन में रखा। नंबरदार के साथ बातें करते एक और बात का पता लगा। मैंने कहा कि लड़की इसाक के साथ खुश नहीं होगी। इस शादी के पीछे कोई राज है, नंबरदार ने कहा। इस शादी से पहले का वाकया है कि इसाक की बीवी का सोने का हार और एक अंगूठी गुम हो गई थी। उसने कहीं से वापस आकर ये चीज़ें उतार कर कहीं सामने रख दी और दोनों चीज़ें गायब हो गईं। इसाक ने मेरे साथ बात की तो मैंने उसको साथ लिया और थाने में चोरी की रिपोर्ट लिखवा दी। ये आपसे पहले वाले थानेदार साहब थे, उन्होंने तफ्तीश की, वो इसाक के घर भी आए थे। फिर हुजूर 8-10 रोज़ बाद पता लगा कि इसी महल्ले के एक आदमी से दोनों चीज़ें बरामद हो गई हैं। बरामद इस तरह हुई कि यह आदमी, जिसकी उम्र 24 साल के लगभग थी, जुए का आदी था। उसने हार और अंगूठी हार दी। जिसने ये चीज़ें जीती वो इनको एक सुनार के पास ले गया। सुनार को किसी तरह पता था कि एक घर से ये 2 चीज़ें चोरी हुई हैं। उसने पुलिस को इतला दे दी और इस आदमी को पकड़वा दिया। इस आदमी ने बताया कि उसने ये चीज़ें किससे जीती हैं, और उसने ये भी कहा कि उसको तो मालूम ही नहीं था कि ये चीज़ें चोरी की हैं। थानेदार साहब ने असल चोर को पकड़ लिया। मुझको थाने से पता लग गया था कि क्या कार्रवाई हुई है। कार्रवाई ये हुई कि चोर को 2 दिन थाने में रखा गया। इसाक भी थाने जाता रहा। तीसरे दिन चोर को छोड़ दिया गया और इसके 15-20 दिन बाद चोर की नौजवान बहन की शादी इसाक के साथ हो गई। हेड कांस्टेबल मुर्शिद अली इस थाने में पुराना था। मैंने उसको अंदर बुलाकर ये वाकया पूछा तो उसने बताया कि अशरफ ने जो असल चोर था, इकबाल जुर्म कर लिया था। चौधरी इसाक ने थानेदार को कहा कि ये लड़का चूँकि उसकी अपनी बिरादरी का है, इस वजह से वो उसको सज़ा नहीं दिला पाएगा। वो एक हिंदू थानेदार था, उसने मकतूल से वसूली कर ली होगी और केस गोल कर दिया। आप समझ गए होंगे कि ये चोर मकतूल इसाक की दूसरी बीवी का भाई था और उसने इसाक के घर से सोने का हार और अंगूठी का सरका इस वक्त किया था जब उसकी बहन की शादी इसाक के साथ नहीं हुई थी। इस चोरी और शादी पर मैंने गौर किया तो इसमें मेरे काम की कोई बात नज़र ना आई। ये 1 साल पुरानी बातें थीं। अलबत्ता एक ख्याल मेरे जहन में आया। क्या ऐसा तो नहीं कि लड़की को ज़बरदस्ती इसाक के साथ ब्याह दिया गया हो और उसने इसाक को मरवा दिया हो? इस सूरत हाल में अमूमन ऐसे खामिद को जहर दिया जाता है। मैंने कहा है कि 1 साल गुजर जाने के बाद कत्ल का ख्याल नहीं आ सकता था, लेकिन एक और पहलू सामने आया। वो ये कि लड़की बर्दाश्त करते करते तंग आ गई होगी और जिसे वो चाहती थी वो भी दीवाना हो गया होगा और इन पर ऐसा पागलपन सवार हुआ कि कत्ल की वारदात कर डाली। ये सब कयास और कयाफे थे। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता था कि बैठकर सोचता रहता। मैंने जल्दी से जल्दी कातिल या कातिलों को पकड़ना था। इस किस्म की वारदातों की तफ्तीश में तफ्तीश करने वाले अफसरों को सोचना तो बहुत पड़ता है, लेकिन हरकत ज़्यादा करनी पड़ती है। आप जानते हैं कि पुलिस के पास दूसरा तरीका भी होता है, जिसको अंग्रेज़ी में तीसरा तरीका यानी 3rd डिग्री कहते हैं। यह तरीका इस तरह आजमाया जाता है कि जो मुश्तबा हाथ आया उसको अलग ले गए और उसकी हड्डी पसली एक करनी शुरू कर दी। मैं इस तरीके के खिलाफ था। खिलाफ होने की वजह यह नहीं थी कि मैं रहमदिल था। तफ्तीश में रहमदिली नहीं चला करती। खिलाफ होने की वजह दरअसल ये थी कि मार पीट कर किसी से कुछ कहलवाना और उसके बयान पर एतबार कर लेना कोर्ट में मुकदमे को तबाह कर देता है। अलबत्ता कभी कभार 3rd डिग्री की ज़रूरत पड़ जाती है। नंबरदार ने
एक तो मुझको ये बताए कि जिस लड़की के साथ मकतूल की दूसरी शादी हुई थी वो किसी और को चाहती थी, और जिसको वो चाहती थी वो इसको अभी तक मिलता मिलाता था। इस लड़की का नाम महमूदा था और मूदी के नाम से बुलाई जाती थी। नंबरदार ने दूसरी बात ये बताई कि मकतूल की बेटी, जिसकी उम्र 17 साल के लगभग थी, कुछ बदनाम थी, उछलती कूदती और नौजवान लड़कों में दिलचस्पी रखती थी। मकतूल के बेटे असगर की रिपोर्ट भी अच्छी नहीं थी, इधर उधर छेड़छाड़ में खुश रहता था। ऐसे माँ बाप की औलाद अच्छी हो ही नहीं सकती थी जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हों। घर में प्यार मोहब्बत ना हो, सुकून ना हो, तो बच्चे बाहर जाकर अपने आप को खुश करने के तरीके इख्तियार कर लेते हैं। ये तरीके आमतौर पर मुजरिमाना होते हैं। इसहाक की औलाद का जहन मुजरिमाना होना लाजमी था। यह अजीब नहीं था कि बाप को बेटे ने ही कत्ल कर दिया हो। मैंने एक आदमी को मकतूल के ससुराल वाले गांव के नंबरदार को बुला लाने के लिए भेजा, तो वो बाहर जाकर वापस आ गया। कहने लगा कि वो नंबरदार मातम पर आया हुआ है। इसहाक का मेलजोल और रख रखाव सबके साथ था, जिस वजह से उसके मरने पर बहुत सारे लोग दूसरे देहात से आ गए थे। मैंने उस गांव के नंबरदार को बुलाया और उससे मकतूल के सालों की बाबत पूछा। उसने वही राय दी जो इसहाक के शहर का नंबरदार दे चुका था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि वो कत्ल की हिम्मत रखते हैं या नहीं, और ये कि उनकी बहन लड़ाई झगड़ा करके गई थी, इस पर उसके भाइयों का रद्द अमल क्या है। गांव और मोहल्ले में कोई बात छुपी नहीं रह सकती थी। इसहाक के साले बहुत गुस्से में थे, नंबरदार ने बताया। उनमें जो सबसे बड़ा है, उसने मुझको कहा था कि अब इसहाक नहीं या उसकी दूसरी बीवी नहीं। इसहाक की बीवी कहती फिरती थी कि मुझको इस खामिद की ज़रूरत नहीं, मरे चाहे जिए, मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, बाप की जायदाद के वारिस हैं। वो ये भी कहती है कि इसहाक जितनी जल्दी मरे उतनी जल्दी मेरे बेटे को जायदाद मिलेगी। क्या तुमने किसी और ने इस औरत से पूछा नहीं था कि वो अपने खामिद के पास जाएगी या नहीं? मैंने पूछा। मैंने उसके तीनों भाइयों को एक मशवरा दिया था, नंबरदार ने जवाब दिया। मैंने उनको कहा था कि वो कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठें कि लेने के देने पड़ जाएं। मैंने उनको ये मशवरा दिया था कि बहन को तो वो वापस ही ना भेजें, लेकिन वहाँ आबाद होने के वास्ते नहीं, बल्कि खामिद की जायदाद की वारिस बनकर वहाँ रहेगी। नंबरदार ने इन भाइयों के साथ बहुत सारी बातें की थी, उसने ये सब मुझको सुनाई। नंबरदार बूढ़ा आदमी था। इन भाइयों के बाप से उसकी दोस्ती थी। बाप मर चुका था, इसी दोस्ती की वजह से वो अपने दोस्त के बेटों को कोई गलत हरकत करने से रोक रहा था, लेकिन भाई गुस्से में थे। वो कहते थे कि बहन को वापस तो भेज देंगे, लेकिन बेइज्जती का बदला ज़रूर लेंगे। मैंने आपको सुनाया है कि इसहाक ने अपनी बीवी को ज़दोकोब किया था। नंबरदार की सुनाई हुई बातों से मैंने ये लुभाव हासिल किया कि इन भाइयों को अपनी बहन और उसकी औलाद के वास्ते इसहाक की ज़िंदगी की नहीं, बल्कि उसकी जायदाद की ज़रूरत थी। इससे मेरे दिमाग में ये सोच आई कि इन तीनों ने यह भी सोचा होगा कि इससे पहले कि इसहाक की दूसरी बीवी जायदाद का एक और वारिस पैदा करे, इसहाक को दुनिया के तख्ते से उठा देना चाहिए। मैंने इस नंबरदार को कत्ल का अंदाज़न वक्त बताकर पूछा कि अपने गांव से ये मालूम करके मुझे बताए कि उस वक्त इसहाक के साले या बेटा या ये सब गांव में थे, या किसी ने इनको जाय वक़्त की तरफ जाते इधर से आते देखा हो। मेरी एक बात गौर से सुन लो, मैंने नंबरदार को खबरदार करने के वास्ते कहा। इनका बाप तुम्हारा दोस्त था, इन पर पर्दा डालने की कोशिश ना करना। मुझको सच्ची बात दूसरों से मालूम हो जाएगी, फिर तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँगा। वहम ना करें हुजूर, उसने दोनों हाथ अपने माथे पे रखकर कहा। मैं तो हुजूर का नमक खार हूँ। आपने जो बात पूछी है उसका अभी जवाब सुन लें, किसी और से पूछने की क्या ज़रूरत है। मैं अपने एक खेत में खड़ा था, इसहाक का बड़ा और उससे छोटा साला उधर से आते मैंने खुद देखे थे, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि वो जाए वकुआ से आ रहे थे या कहीं और गए थे, या वो उसी तरफ से आ रहे थे, ये मैं नहीं कह सकता। मैं पहले बता चुका हूँ कि जाय वकुआ से ये गांव तकरीबन 1 मील या इससे कुछ ज़्यादा दूर था। इस नंबरदार के बाद मैंने सफ़ेद पोश और झीलदार को बारी बारी बुलाकर उनसे तमाम मुतालिका अफराद के बारे में पूछा। उन्होंने भी इसहाक की बेटी की ठीक रिपोर्ट न दी। इसहाक की दूसरी बीवी मूदी के बारे में वो कहते थे कि खालिक नाम के एक नौजवान को चाहती है। खालिक मूदी के भाई का दोस्त था, उसके सिवा मूदी की किसी के साथ राह रस्म नहीं थी, और कभी किसी ने उसके चाल चलन को ख़राब नहीं कहा था। सफ़ेद पोश और झीलदार ने इसहाक के ख़ानदान को गंदा ख़ानदान कहा।
सुबह हो गई। इसहाक के घर औरतें रो रही थीं। मैं सारी रात मातम की आहुजारी सुनता रहा था। मैं एक सेकंड भी नहीं सोया। दिमाग थक गया था और अभी तक मैं कत्ल का बाइस मालूम नहीं कर सका था। मुझको गुस्सा आने लगा। नंबरदार के घर से नाश्ता आया। नाश्ता करके मैं बाहर निकला और वैसे ही गली में टहल कर अंदर जा बैठा। इसहाक के 3 सालों और उसके बेटे को मैंने बाहर बैठा हुआ देखा था। मैंने बड़े साले को अंदर बुलाया। वो कमोबेश 40 साल की उम्र का आदमी था। उसके चेहरे पर रौब और वक़ार था। मेरे सामने आकर उसने अपने चेहरे पर ऐसे तासुरात पैदा कर लिए जैसे उसको मेरा कोई डर नहीं और उसको मामूली आदमी न समझा जाए। मैंने उसको बिठाया। एक अर्ज़ करूँ जनाब, उसने कहा, आपका हुक्म सर आँखों पर, लेकिन आपने ये भी ना सोचा कि हमारे बहनोई की मैयत घर में पड़ी है और आपने सारी रात हमें यहीं बिठाए रखा। बहनोई का इतना दर्द कब से पैदा हुआ है चौधरी? मैंने पूछा। बहनोई का दर्द नहीं होता जनाब, उसने पूछा। बहनोई की मैयत इधर शहर की तरफ क्यों भेज दी थी चौधरी? मैंने कहा। घोड़ी का मुंह अपने गांव की तरफ करके भगाते तो मैयत तुम्हारे घर ही पहुंच जाती। उसके चेहरे पर हैरत आ गई। अजीब सी नज़रों से मुझको देखने लगा। देख चौधरी, मैंने कहा, सीधी बात कर, अपने बहनोई को खुद कत्ल किया या किसी से करवाया है? उसने बड़े बारोब तरीके से इनकार किया और हैरानगी से कहा कि मैंने उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। आपने मुझ पर यह शक क्यों किया है जनाब? उसने पूछा। सवाल तुम न करो, मैंने कहा। अभी मुझको सवाल करने दो, तुम सिर्फ जवाब दो। मैंने आखिर कुछ सोच कर तुम पर इल्ज़ाम लगाया है और मैं ये इल्ज़ाम साबित भी कर दूंगा। लेकिन चौधरी, ये सुन लो, अगर मैंने तुम्हें कातिल साबित कर दिया तो वकीलों की पूरी पलटन अदालत में ले आओगे तो भी फांसी की सज़ा से नहीं बच पाओगे। अगर इकबाली बयान दे दोगे तो वादा करता हूँ कि मुकदमे में ऐसी गुंजाइश रख दूंगा कि हाई कोर्ट से अपील में बरी हो जाओगे। फांसी मंजूर है थानेदार साहब, उसने बड़ी दिलेरी से कहा। अगर मैं कातिल हूँ तो अदालत में साबित कर देना। मेरे पास सिवाय 2-4 ज़बानी बातों के कोई शहादत नहीं थी, कोई सबूत नहीं था। मैंने उस पर जिरात शुरू कर दी। चौधरी, मैंने पहला सवाल किया, तुम उस जगह से वाकिफ़ हो जहाँ तुम्हारे बहनोई की गोली को रोका गया था? मैंने वो जगह देखी थी जब उस जगह का मुलाहिजा करके आए थे, उसने मुझको टोक कर कहा। खैर, खबर हमारे गांव पहुंची तो मैं उस जगह गया था। वहां एक कांस्टेबल खड़ा था जो किसी को आगे नहीं जाने दे रहा था। जब मेरी बात पूरी ना हो तब तक तुम चुप रहो, मैंने गुस्से को दबाते हुए कहा। पहले सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले तुम अपने भाई के साथ उस जगह गए थे? क्या करने गए थे? तुम्हें कई आदमियों ने देखा था। मेरी सरकार, उसने तंजिया लहजे में कहा, कोई एक आदमी ऐसा दिखा दो जिसने मुझको और मेरे भाई को उस जगह के करीब देखा हो। ये ठीक है कि मैं अपने भाई के साथ उधर गया था। उस जगह से थोड़ी दूर हमारे 2 खेत हैं, उनमें शीशम के 3 दरख्त हैं। उनमें से एक दरख्त कटवाना था। मैं अपने भाई को साथ लेकर ये देखने गया था कि कौन सा दरख्त काटा जाए। आप जानते हैं कि शहर में पलंगों के पाए और मेज़ कुर्सियां बनाने वाले देहाती इलाके में शीशम के दरख्त खरीदने के वास्ते आते रहते हैं। हम एक दरख्त जड़ों से निकलवा कर बेचना चाहते हैं। मेरी तसल्ली नहीं हुई चौधरी, मैंने कहा। जो बात आपने पूछी है वो मैंने बता दी है, उसने कहा। आपकी तसल्ली नहीं हुई तो मुझे बताएं कि मैं आपकी तसल्ली किस तरह करा सकता हूँ। एक बात कहूँगा, अगर मैं आपको बताऊं कि चौधरी इसहाक की दूसरी बीवी का भाई अपने एक दोस्त के साथ उस जगह से दूर खड़ा था तो क्या उनको भी कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ेंगे? उसके दोस्त का नाम जानते हो? वो इसकी बहन का दोस्त था, उसने गुस्सीली आवाज़ में जवाब दिया। उसका नाम खालिक है। वो वहाँ क्या कर रहा था? मुजफ्फर मोदी का भाई, उसके पास शिकारी बंदूक थी, उसने जवाब दिया। वो परिंदों का शिकार खेलते फिर रहे थे। तुमने खालिक को मुजफ्फर की बहन का दोस्त क्यों कहा है? यह हमारी बहन से पूछना, उसने जवाब दिया। मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे कि मैं गुस्से में आके झूठ बोल रहा हूँ। थानेदार साहब, मैं समझ गया हूँ कि आप मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हम तीनों भाइयों के दिलों में अपने बहनोई की दुश्मनी भरी हुई है। उसने हमारी बहन को बहुत तंग कर रखा था और अब उसको मारा पीटा भी है, लेकिन हमने उसको कत्ल करने की तो कभी नहीं सोची थी। अगर हम कत्ल करने वाले होते तो बहुत अरसे पहले ये काम कर चुके होते। अब हमने ये सोचा था कि कुछ दिन और बहन को घर रखेंगे, फिर हम तीनों भाई उसको साथ लेकर चौधरी साहब के घर जाएंगे और उसको डराएंगे धमकाएंगे। मैंने सवालों पर सवाल फेंकने शुरू कर दिए। उसको परेशान हो जाना चाहिए था, लेकिन वो फौरन जवाब देता था और पूरी दिलेरी और जुर्रत से देता था।
एक वक्त आया कि मैं परेशान हो गया। मुझको यकीन होने लगा कि कत्ल में उसका हाथ नहीं, लेकिन उसको अभी छोड़ना नहीं था। क्या तुमने मुजफ्फर और खालिद को गौर से देखा था? अच्छी तरह देखा था जनाब, उसने जवाब दिया। मैं उनको पहचानता हूँ और बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये रुमाल देखो। मैंने रेशमी रुमाल उसके आगे फैलाकर पूछा। उन दोनों में से किसी ने गले में ये रुमाल या इस किस्म का रुमाल बांधा हुआ था? गलत बात नहीं करूँगा जनाब, उसने कहा। मैंने इतने ज़्यादा गौर से नहीं देखा था। चौधरी, मैंने कहा, तो मेरी बात नहीं समझे। मान जाते तो अच्छा था। जाओ और बाहर बैठ जाओ। जनाब, उसने कहा, मेरे भाई के जनाजे में शामिल होना है। नहीं चौधरी, मैंने कहा, यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकते। वो मायूस होकर बाहर जाने लगा तो मुझको अचानक एक ख्याल आ गया। मैंने उसको रोक लिया। मैं मजबूर हूँ चौधरी, मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। एक बात बताओ, मुजफ्फर और खालिद कहाँ खड़े थे? बिल्कुल उस जगह के करीब जहाँ आपने खुरे देखे थे, उसने जवाब दिया। और वो सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा कि एक बात याद आई है, आपने मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। ये बात दिमाग से निकल गई थी। बात यह है कि जब हम दोनों भाई दरख्त देखकर वापस आ रहे थे तो दूर एक आदमी घोड़े पर सवार पगडंडी पर आ रहा था। आपने वो इलाका देखा है? बहुत खुला इलाका है। पगडंडी घूमकर घाटी तक आती है। मेरे भाई ने कहा कि चौधरी इसाक मालूम होता है। मैंने देखा तो चौधरी इसाक ही लगता था। फासला कितना था? 2.5 या 3 फर्लांग होगा, उसने जवाब दिया। हम दोनों अपने गांव की तरफ चले गए। अगर थोड़ी देर और हम वहां खड़े रहते तो चौधरी इसाक कत्ल न होता। मैंने उसको बाहर भेजकर उसके दोनों भाइयों को बारी बारी अंदर बुलाया। उनसे मैंने यही सवाल पूछे और उन पर भी कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने वही कहा जो उनका बड़ा भाई कह चुका था। जो भाई अपने बड़े भाई के साथ गया था उसका बयान अपने बड़े भाई के साथ मिलता था। उसने यही कहा कि वो दरख्त देखने गए थे। उसने मेरे पूछे बगैर ही बता दिया कि उसने चौधरी साहब को घोड़ी पर आते देखा था। क्या तुम उसे मिलना चाहते थे? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। मिलना होता तो वहीं रुके रहते। पगडंडी घूमकर उधर ही आती थी, लेकिन उससे मिलने या उसको ये कहने को दिल नहीं करता था कि चलो हमारे गांव, ज़रा आराम करके शहर चले जाना। तुमने मुजफ्फर और खालिद को कहाँ देखा था? उसने वही जगह बताई जो उसका भाई बता चुका था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मुजफ्फर के हाथ में शिकारी बंदूक थी। तुम चौधरी इसाक से मिलना ही नहीं चाहते थे। मैंने कहा, इससे ये जाहिर होता है कि तुम अपनी बहन को वापस भेजना ही नहीं चाहते थे। क्यों जी? उसने कहा। भेजना क्यों नहीं चाहते थे? उसको हमने 3-4 दिनों के बाद भेज देना था। उसने मेरी तरफ झुककर आहिस्ता से कहा। आप खुद अकल वाले अफसर हैं जनाब। बहन को घर बिठाकर हम उसके बच्चों का नुकसान क्यों करते? उसके खामिन की जायदाद है, उसके घर में नई और खूबसूरत दुल्हन आ गई है। वो अपना चक्कर चलाकर हमारी बहन के खामिन से जायदाद अपने पल्ले लिखवा सकती है। पूरी नहीं तो आधी ज़रूर लिखवा लेगी। आप जानते हैं कि बूढ़े दिमाग पर नौजवान बीवी का नशा किस तरह चढ़ा करता है। जायदाद के वारिस हमारी बहन के बेटे हैं। अब आप हम पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हैं। जनाब अली, हमें ऐसा बेगैरत ना समझें। कहने को तो हमने 1000 बार कहा होगा कि इसका सर उतार दो। ये तो आप जानते हैं कि देहात में किसी को किसी पर गुस्सा आ जाए तो वही ज़रूर कहता है कि मैं इसका सर उतार दूंगा। इसे आप ये ना समझें कि हमने अपनी बहन के खामिन का सर उतार दिया है। अगर हम ऐसे बेगैरत हो जाते तो लोग यही कहते कि बेगैरतों ने अपनी बहन को बेवा कर दिया है। अगर हमने कातिल ही बनना था तो अपनी बहन की सोकन को कत्ल करते। खुदा की कसम, हमारे लिए ये काम मुश्किल नहीं। अब तो चौधरी मर गया है, ना मरता तो हमने उसको तंग करने के वास्ते एक और चक्कर चलाया था। उसके बेटों को हमने तैयार कर लिया था कि बाप के पीछे पड़ जाएं और उसको मजबूर करें कि वो जायदाद उनके नाम कर दे। तुमने ये तो सोचा होगा कि तुम्हारे बहनों को किसने कत्ल किया है। मैंने कहा। बहुत सोचा है, उसने कहा, लेकिन किसी वजह और सबूत के बगैर मैं किसी का नाम क्यों लूँ? किसी ने बदला लिया है और रास्ता रोक कर उसको मारा है। वो किसी शादी पर गया था, वहाँ किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया होगा। तुमने मुजफ्फर और खालिद को वहाँ परिंदों का शिकार खेलते देखा था। मैंने रेशमी रुमाल उसके आगे फैलाकर पूछा। क्या ये या इस रंग का रेशमी रुमाल उनमें से किसी के गले में मफलर की तरह बंधा हुआ तुमने देखा था? उसने कुछ देर सोचकर कहा कि वो सही जवाब नहीं दे सकता। उस जमाने में शहरों में बहुत कम लोगों के पास घड़ियां होती थीं। देहात में तो घड़ियां न होने के बराबर थीं। लोगों ने वक्त के अपने अपने अंदाजे कायम रखे हुए थे। मैं उस वक्त का हिसाब करना चाहता था जिस वक्त मुजफ्फर और खालिद ने बकुआ के करीब मौजूद थे।
मैंने मकतूल के उस साले से वक्त का अंदाज़ा पूछा। एक वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट का था, डॉक्टर ने लिखा था कि मौत किस वक्त वाक़ई हुई। फिर मैंने इन दोनों भाइयों के इस बयान पर गौर किया कि उन्होंने मकतूल को घोड़ी पर आते देखा था। मैंने उनसे फासला मालूम किया। फिर मैंने अपने तौर पर हिसाब किया कि उस वक्त मकतूल जाए वकुआ से कितनी दूर था और घोड़ी के चलने की आम रफ्तार कितनी होती है और वो कितने वक्त में जाए वकुआ पर पहुंचा होगा। मेरा अंदाज़ा कम से कम 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट था। मुजफ्फर और खालिद किसी रास्ते पर चल रहे थे। वो दोनों भाइयों के बयान के मुताबिक एक दरख्त के नीचे खड़े थे। चूँकि इनमें से एक के पास बंदूक थी, इस वजह से ये समझा जाता था कि वो शिकार खेल रहे हैं। अगर वो चलते जा रहे होते तो कहा जा सकता था कि जब मकतूल जाए वकुआ तक पहुंचा तो मुजफ्फर और खालिद ने 10-12 मिनटों में वहां से दूर निकल गए थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो वहीं थे। अगर वो जाए वकुआ पर नहीं थे तो इसके करीब ज़रूर मौजूद थे। मेरे जहन में ये शक नहीं आया था कि कातिल ये हो सकते हैं। अगर शक था भी तो वो बहुत कमज़ोर था। मैं दरअसल इनसे ये पूछना चाहता था कि उन्होंने वहाँ किसी और को देखा होगा। मेरे कयास के मुताबिक या खुरों के मुताबिक तो कातिल दो थे। मुजफ्फर और खालिद ने घोड़ी को इस हालत में दौड़ते देखा होगा कि वो सवार को अपने साथ घसीट के ले जा रही थी। मैंने मकतूल के इस साले को भी बाहर बिठा दिया और नंबरदार को बुलाकर कहा कि मुजफ्फर और खालिद को बुलाकर बाहर बिठा दे। जनाजा चला गया था और लोग शायद वापस भी आ गए थे। मुजफ्फर और खालिद से पहले मकतूल की दोनों बीवियों से पूछताछ ज़रूरी थी। मैंने पहले मकतूल की पहली बीवी को बुलाया, दूसरी को भी उसके साथ बुलाकर उसको या दोनों में से किसी एक को भी मैं बाहर आदमियों में बिठाना मुनासिब नहीं समझता था। पहली बीवी मेरे सामने आई तो मैंने उसको सर से पांव तक देखा। मालूम नहीं जवानी में वो कैसी थी। 45 और 50 साल के वो उम्र में उसको ऐसा ही होना चाहिए था जैसी वो हो गई थी। उसका पेट बढ़ा हुआ था, रंग जो पहले ही गंदुमी था फीका पड़ गया था। चेहरे के नकुश भी यूं ही से थे। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। मैंने उसको बिठाकर अफसोस का इजहार किया कि वो बेवा हो गई है। मैं तो इसकी ज़िंदगी में ही बेवा हो गई थी। उसने कहा, मर गया है तो क्या हुआ, न कयामत आई है न आसमान टूट कर गिरा है। फिर भी मैंने उसका जहन पढ़ने के इरादे से कहा, जो मर जाता है उसका अफसोस तो होता ही है। कोई अफसोस नहीं, उसने पुख्ता आवाज़ में कहा। मैंने उसको कभी बद्दुआ तो नहीं दी थी, लेकिन खुदा ने उसको नहीं बख्शा। ऐसी मौत इस जैसे गुनाहगारों को ही मिलती है जैसी इसको मिली है। इस तरह वो कुछ देर जली कटी बातें करती रही। फिर मैं उसको अपने लाइन पर ले आया। मैं ये सुराग लगाना चाहता था कि कातिल उसके भाई हैं या उसका बेटा। मैं ऐसा सवाल सीधे सीधे और साफ लफ्ज़ों में नहीं पूछ सकता था। मैं घुमा फिरा कर बातें और सवाल कर रहा था, लेकिन उसका हर जवाब मायूस करता था। बात जब मूदी पर आई तो उसकी ज़बान और तेज़ हो गई। मूदी उसकी सौकन थी। उसने मूदी के खिलाफ इतनी ज़्यादा बातें की और ऐसे गुस्सीले लहजे में की कि मुझको एक भी बात सच्ची मालूम नहीं होती थी। इनमें से एक बात ये थी कि खालिद के साथ मूदी की दोस्ती थी, जो मकतूल के साथ शादी होने से पहले की थी और ये दोस्ती अभी तक चल रही थी।